प्रोफेसर शशि, मैं आपके पास आया हूं। एक हमारे दर्शक ने, दो दर्शकों की बात मैं कर दूं। एक दर्शक ने कहा है कि विनेश फोगाट को भी जब आए थे उन्होंने कहा था कि तुम परिवार की बेटी हो। तो ये जरा लोग सतर्क हो जाएं कि परिवारजन जब बोल रहे हैं इस देश के लोगों को, तो उनके साथ क्या होने वाला है वो विनेश फोगाट की बात से याद कर लें। दूसरा, एक उन्हीं का कहना यह है, एक और दर्शक का, कि वायनाड में चूंकि राहुल गांधी ने परिवार की भाषा बोली थी और वो आजकल लार्जर उसमें देश को वो परिवार के रूप में एड्रेस करते हैं, तो मोदी जी को लगा कि कहीं मुझे राहुल गांधी का जवाब देना, तो वो परिवारजन करने लगे। एक मेरे दर्शक वरुण मलिक हैं, उन्होंने बहुत डिटेल और बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि इतना समय नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई आप परफॉर्मेंस की बात पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? आप स्वच्छ भारत की बात आज करना बंद कर दिए। आज आप बुलेट ट्रेन की बात नहीं करते हैं क्योंकि आपसे आधी ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन के किराए महंगे हो गए हैं। वो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की आप बात नहीं करते हैं, सील्ड कवर में आप सारे वो देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर निकाल लेते हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं करते हैं, नमामि गंगे की बात नहीं करते हैं। वहां कोविड में लोगों ने जिस तरह से लाशें बह रही थी वो देखा था। ओवरऑल ये उनका कहना है, वरुण मलिक का और सबका, कि मोदी जी परफॉर्मेंस की बात एक बार भी नहीं की। वो 1000 साल, 2047, 5 साल में इसमें ये सब बात करते रहे। तो जरा शशि, ये भी विमर्श का हिस्सा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि परफॉर्म क्या किए, अच्छा किए, बुरा किए, जो भी किए, मतलब इनके सारे लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही नहीं हुआ। अमित शाह पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं 24 घंटे में 17 घंटे काम करने वाला, पिछले 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला, भारत का पहला प्रधानमंत्री। थोड़ा प्रोफेसर शशि। नमस्कार आनंद भाई और सभी साथियों को। पहली बात तो यह है कि जो परफॉर्म करता है वही अपने परफॉर्मेंस को दुनिया के सामने लाता है। यदि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो किस परफॉर्मेंस की बात करेंगे? तो बात उन्होंने क्या की, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस तरह की बातें जो जिसको तुकबंदी कहते हैं। अब तुकबंदी अगर उनको डिफाइन करने के लिए कहिएगा तो शायद वो खुद डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुकबंदी हर बार जो है वो करते हैं कुछ न कुछ ऐसा। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, फिर आगे जोड़ दिया सबका विश्वास और तमाम सारी बातें। पहली बात तो ये है कि अपनी ही सरकार के किसी भी प्रकार के परफॉर्मेंस को उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जब ये कहा कि 30 सालों से देश समस्याओं के दलदल में था, हमने उसे निकाला है। सवाल है कि 30 साल में तो आप जानते हैं कि 13 दिन या 13 महीने या 5 साल, ये अटल जी का भी कार्यकाल जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने तो अपनी ही सरकार को एक प्रकार से कह दिया कि वो भी समस्या में उस काल से ही है और हमने समस्याओं से देश को निकाला है। इनका प्रॉब्लम यही है कि देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है। इन्हें लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं उन्होंने ही किया है और पहले जो कोई भी था उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये उनका एक व्यक्तिगत जो जिसको कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। यद्यपि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब तो 10वां साल गुजर रहा है, लगभग जो है 13-14 साल तक जो है वो 13 या 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। हाँ, उसके पहले कुछ नहीं थे, प्रचारक थे और वगैरह वगैरह। तो सवाल है कि एक तो उनका अभी भी अपने ऊपर ये विश्वास नहीं है कि जनता उन्हें मोदी जी के रूप में स्वीकार करती है, वो प्रधानमंत्री हैं और उनकी अपनी पहचान है। ये अलग बात है कि अपनी पहचान को ही वो खंडित करते रहते हैं, बार बार जिस प्रकार की वेशभूषा बदलते हैं, जिस प्रकार की आप देखेंगे तो कई बार लगेगा कि क्या देश का प्रधानमंत्री ऐसा होता है। तो सवाल ये है कि इन तमाम चीजों को देखें। और रही बात, आप जो बातें कह रहे थे अभी, उन्होंने इसकी बात नहीं की, उसकी बात नहीं की। देखिए, वो इस बात को मान के चलते हैं कि देश की जनता जो है उसको भूलने की बीमारी है या उनकी याददाश्त बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कमजोर होती है। तो नई नई बातें करते रहेंगे और उन नई नई बातों पर ही फिर जनता चर्चा करेगी, जिसको कहते हैं ना कि एक नई बात कीजिए और फिर नैरेटिव सेट हो जाएगा, फिर जनता उसी पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। तो वो इस तरह की कोशिश करते हैं। इस बार उन्होंने विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा को इतने जो है ना 13,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ और ट्रेडिशनल स्किल यानी कि जो परंपरागत कौशल है उसको फिर प्राथमिकता देंगे, तमाम सारी बातें। तो नई बातें करने का अर्थ ये होता है कि पुरानी बातों को लोग भूल बैठे हैं, नई बातें करेंगे तो लोग उसी में उलझ के रह जाएंगे और इसी उलझन में
उनकी समस्या का जो है समाधान हो जाएगा। यानी उन्हें क्या चाहिए, इस देश से मोदी जी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों का वोट चाहिए। लोग उनके लिए सिर्फ एक वोट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। राष्ट्र भी उनके लिए सिर्फ एक वोट लेने का जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक साधन मात्र है और कुछ नहीं। उनकी राष्ट्रभक्ति और तमाम सारी बातों को जो आप देखेंगे। रही बात, आप जो बातें कर रहे हैं, जो बातें वो 1000 साल पीछे क्यों जाते हैं? आपको क्या लगता है कि 1000 साल पीछे जाकर के उन्होंने सिंपल ये कह दिया कि 1000 साल की बातें हैं और ये वो गुलामी की बातें? इसका मतलब है कि मुस्लिम काल जो प्रारंभ होता है उसको आज भी जनता के सामने, यानी कि हिंदुओं के, बहुसंख्यक हिंदुओं के सामने ये कोशिश है कि देखिए मुसलमानों ने हमें गुलाम बनाया था। मुगल काल तो बाद का काल है, मुस्लिम काल में मुगल काल है, लेकिन प्रारंभ से जो है मोहम्मद गोरी से लेकर के आप देखेंगे और गुलाम वंश से लेकर के और तमाम लोधी वंश तक और फिर इसके बाद मुगल वंश का आगमन, वहां कोशिश सिर्फ इतनी है कि मुसलमानों ने हमें गुलाम बनाया, यानी हिंदुओं को गुलाम बनाया, ये देश हिंदुओं का है। और दूसरी बात, जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका तो जिक्र भी नहीं करते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ही अंततः भारत की गुलामी है। जो किसी देश से राज्य सत्ता का जो संघर्ष होता है और उस संघर्ष में कोई देश या कोई राज्य जीतने के बाद वहां सत्ता स्थापित करके वहीं का होके रह जाता है, तो गुलामी कैसे उसे कहेंगे? इसलिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अलावा कोई गुलाम नहीं है। जो ब्रिटिश साम्राज्य आए और जब आजादी के संघर्ष के बाद उनको जाना पड़ा, वो चले गए, सब कुछ लेके चले गए, क्योंकि भारत को कभी उन्होंने कुछ समझा नहीं। तो मुसलमानों ने तो इस देश में आए भी और इसी देश के होकर के रह गए। तो ये बात, लेकिन उन्हें बार बार जनता के मस्तिष्क में ये बात डालना है, ये मुसलमान थे, मुसलमान ने भारत को गुलाम बनाया, यानी हिंदुस्तानी यानी हिंदुओं को गुलाम बनाया, और इसलिए उसे गुलामी काल कहा। ब्रिटिश काल का जिक्र नहीं, क्योंकि ब्रिटिश काल में उनका इतिहास बहुत खराब इतिहास है। जो उनके महानायक हैं, तमाम उनके महानायकों का इतिहास नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उन्होंने समझौता किया, ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, यहाँ तक कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और कांग्रेस ने जो है युद्ध में साथ न देने का निर्णय लिया है, उस समय वो कहते हैं कि भाई उनको युद्ध में शामिल होना, युवाओं को आह्वान किया जाता है कि आप युद्ध में शामिल होइए। तो इतिहास तो बहुत कलंकित है, बहुत खराब है, और इसीलिए उस इतिहास को कैसे याद करेंगे? अब रही बात कि दूसरे के इतिहास को धूमिल कर दो, स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास को धूमिल कर दो, इसीलिए कभी गांधी, कभी नेहरू, कभी तमाम ऐसे नायकों को, लेकिन वहां भी वो क्या ढूंढते हैं? कुछ ऐसे नायकों को जो किसी भी दल या संगठन में, आप जानते हैं कि कुछ परस्पर विरोध भी होते हैं, कुछ परस्पर जो है मतभेद भी होते हैं, लेकिन पटेल को नायक बनाने की कोशिश करना या सुभाष चंद्र बोस को, ये भूल जाते हैं कि ये सारे दे ऑल वेर कांग्रेसी, कांग्रेस के लीडर थे, संघ के या किसी भी ऐसे संगठन के नेता नहीं थे, और वो आपसी मतभेद का परिणाम है, लेकिन उनके पास तो नायक है नहीं। और सबसे सच्चाई ये है कि क्या सुभाष चंद्र बोस के आईएनए का उन्होंने समर्थन किया था? नहीं, विरोध किया था। आईएनए का भी विरोध किया था। तो सवाल है, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे आईएनए का मामला हो, यहाँ तक कि जो शहीद भगत सिंह और तमाम, तो वैचारिक बात तो भूल जाइए, शहीद भगत सिंह और उनके साथी जो थे वो तो बहुत प्रोग्रेसिव थे, वामपंथी विचारों का, मार्क्सवादी विचारों का, चिंतन का उन पर प्रभाव था, लेकिन उन्हें तो बस ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए भगत सिंह को फांसी क्यों हो गई। गांधी जी ने इरविन से ये नहीं कहा कि उन्हें फांसी ना देकर के माफ, अरे तुम तो उन शहीदों को भी कलंकित कर रहे हो। अगर उन्हें माफी मिल जाती तो आज शहीद भगत सिंह को जो हम याद करते हैं सम्मान से, अपने क्रांतिकारी नायक के रूप में याद कर पाते क्या? हम क्यों सावरकर को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के बावजूद आगे चल करके माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद 6 बार, एक बार नहीं, पत्नी ने भी 3 बार माफीनामा लिखा और अंततः उन्हें माफी मिली। इसीलिए जो भारत का जनमानस है, सामान्य जनमानस, वो सावरकर को नायक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तमाम सारी चीजों को आप समझिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो बात परिवारवाद और तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, आपने खुद बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। सवाल है, व्यापम पर क्या मुख्यमंत्री को हटाया गया था मध्य प्रदेश में? व्यापम में आप जानते कि कैसा घोटाला हुआ, और जितने उसके विटनेस हुए, 40 से अधिक लोग जो जिनसे संभावना थी कि वो गवाह हैं, सबको
भ्रष्टाचार के प्रति आपका क्या क्या जो है वो उसकी नीति क्या है, वो तो बहुत साफ है। तमाम लोगों को आप गले लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उन्हें ही दूसरे दिन जो है आलिंगनबद्ध कर लेते हैं। ये बातें तो रहने दें मोदी जी। हाँ, वो जानते हैं कि भारतीय जनता को इस प्रकार से भ्रमित किया जाए, तो इसीलिए वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात जो ये कहने की कोशिश है परिवारवाद के बाद, यानी परिवारवाद, देखिए परिवारवाद की एक परिभाषा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति समाज में राजनीति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना करके राजनीति में नहीं आया है और अपने परिवार, चाहे परदादा हो, दादा हो, माँ हो, बाप हो, उनके कारण राजनीति में प्रवेश हुआ और जनता से उन्होंने इस आधार पर वोट मांगे और पार्टी से टिकट मांगा, ये परिवारवाद है। तो ऐसी स्थिति में परिवारवाद की बात करना, आप भाई वाजपेयी जी को भी कोई परिवार का उस तरह का नहीं था, लेकिन अब जानते हैं कि उनके भी परिवार के सदस्य जो एमपी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। मोदी जी का नहीं है। इसका यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, सीधा निशाना है गांधी परिवार, यानी नेहरू गांधी परिवार। तो जब भी कोई भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। परिवारवाद का मतलब है गांधी परिवार, नेहरू परिवार, और डर भी वही है। इसीलिए अपना विश्वास प्रस्ताव पर भी देखा होगा कि पता नहीं 40 से अधिक बार कांग्रेस और तमाम जिक्र आया जिस पर वो बार बार वो निशाना साध रहे हैं। आज भी डर उन्हें कांग्रेस से ही है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस ही उन्हें चुनौती दे सकता है, उनके पास विरासत है। इसीलिए परिवारवाद का इशारा कहीं और नहीं, सीधे सीधे नेहरू गांधी परिवार यानी राहुल पर अब निशाना साधने की कोशिश है। तुष्टीकरण की नीति में भी कोई भ्रम में नहीं जाइए। ये गलत कहना है कि तुष्टीकरण की नीति का अर्थ का समाज के वंचितों को जो सामाजिक न्याय मिला उसकी बातें करें, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ से, जब मंडल कमीशन लागू नहीं भी हुआ था, तब भी वो मुस्लिम समाज को कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ दिया जा रहा है उसको तुष्टीकरण की नीति कहते थे। अगेन, उनकी राजनीति के केंद्र में मुस्लिम है, सिर्फ मुस्लिम है और मुस्लिम है, इसलिए तुष्टीकरण की नीति को कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कोशिश ये है कि देखिए मुसलमानों को इन्होंने। मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि आखिरकार इस देश में कांग्रेस ने अगर मुसलमानों को तुष्ट करने की कोशिश की, उनको जो है बहुत कुछ देने की कोशिश की, तो सवाल है कि समाज में, अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में, तमाम क्षेत्रों में मुसलमानों का जो 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 उसकी प्रगति है, उन्नति है, वो तो आगे होना चाहिए ना। अब देख लीजिए कौन से देश दिखाते हैं, नौकरशाही से लेकर के शिक्षा से लेकर के तमाम, तो हर जगह तो मुस्लिम बैकवर्ड हैं। तो तुष्टीकरण से उन्हें मिला क्या? इसलिए ये तुष्टीकरण की नीति का कांग्रेस पर आरोप लगा करके हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश है और हिंदुओं को इकट्ठा या मोबिलाइज करने की जो उनकी नीति है वो है। मुझे लगता है कि बिना भारत यानी कि भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति को समझे आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अगले, अब एक जो अंत में मैं कहना चाहता हूं, अगले जो 1000 साल की बात कर रहे हैं या 2047 में जो भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रहे हैं, या वो ये जो कर रहे हैं आऊंगा तो मैं ही उद्घाटन करूंगा, जो तमाम वायदे किए उसको पूरा करेंगे, ये और कुछ नहीं है। दो प्रकार की चीज होती है, या तो ये अति आत्मविश्वास जो दिखा करके वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, तो कई बार वो रेत में अपने सिर को छिपा लेता है। तो रेत में अगर सर छिपा लीजिएगा तो क्या जो कुछ भी रेत के बाहर है वो क्या बदल जाता है? बिल्कुल नहीं बदलता है। ये एक तो आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश है, और दूसरा स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है कि चूंकि जब से इंडिया नामक जो है गठबंधन बना है, एक घबराहट उनके अंदर आ गई है कि 2024 सुरक्षित नहीं है उनके लिए, और तमाम जो इधर उधर उन्होंने अस्त्र शस्त्र फेंके हैं वो लगभग अब समाप्त होते चले गए। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण जो है वो जनता के बीच में लगभग समाप्त हो गया है। तो इसीलिए उन्होंने कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश कि हम आएंगे, यानी कि मैं ही उद्घाटन करूंगा, यानी कि उन्होंने अवसर तो वो मांगते हैं ना जिन्हें लगता है कि हम जो है मांगे। इसे स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है, ये दिखाने की कोशिश की आप जो कुछ भी कर लीजिए, जनता में हमारा ही समर्थन है और चुनाव हम ही जीतेंगे। तो मुझे इन तमाम को समझने की आवश्यकता है, और तभी मोदी के लाल किले से दिए गए प्राचीर से भाषण को, और यहाँ तक विश्वास प्रस्ताव पर जो उनका इतना लंबा भाषण हुआ है, तो ये है कि 90 मिनट तक वो प्रलाप करते हैं। पता नहीं मैं इस पे जनता इस बात को समझेगी। थैंक यू प्रोफेसर जी, बहुत ही संक्षेप में एक मिनट में, मैं अभी सिर्फ मणिपुर की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी को फ्लाइंग किस क्या राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से इतनी आपत्ति थी, FIR हो गई, सब हो गई,
जो महिलाएं मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो बर्बरता और मतलब हैवानियत का काम हुआ है, उस पर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक शब्द भी उसके बारे में एफआईआर करना या कुछ करना अपनी तरफ से नहीं देखा। प्रोफेसर शेखर जी, मणिपुर को कैसे संभालेंगे? बाकी सब ठीक है। देखिए आनंद भाई, पहली बात तो यह है, खैर स्मृति ईरानी के किसी कार्य पर मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहता। तो सामुदायिक विभाजन हुआ है और इस विभाजन के लिए वहाँ की सरकार और तमाम चीजें जिम्मेदार हैं। और सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने डबल इंजन की सरकार होते हुए भी कुछ भी नहीं किया, बल्कि समस्या को खराब होने दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इसी भारत में समस्याएं आई हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। आप असम को याद कीजिए, असम रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। उसके पहले आप मिजोरम की बात कीजिए, मिजो नेशनल फ्रंट और तमाम जो है समझौता हुआ कि नहीं। मिजोरम अकॉर्ड को सबको याद करें। उसी प्रकार से जो है अकालियों के साथ जो है वो अकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब जानते हैं कि किस तरह से लोंगोवाल राजीव अकॉर्ड हुआ। तो मैं समझता हूं